नहीं सर, एपी का क्वेश्चन नहीं करूंगा सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मत कराओ सर। करेगा तू एपी का क्वेश्चन? करेगा? इतना बढ़िया चैप्टर है 10th का एपी, करेगा तू क्वेश्चन? हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे नहीं, इस चैप्टर को यहीं खत्म करेंगे। इसके बाद आप एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा किसी भी बुक का सवाल लगा पाओगे। तो आओ मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस है, एक सेकेंड। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके अंदर अगर हमारी फर्स्ट टर्म सपोज कर लो 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो अगली टर्म हमारी 1 + 2 3 हो जाएगी। उसके बाद वाली टर्म हमारी 3 + 2 5 हो जाएगी। अब आप पैटर्न समझ गए ना, एपी का पैटर्न कैसा रहता है? कैसा पैटर्न रहता है? 3 - 1 2 आएगा, 5 - 3 2 आएगा। इसका मतलब 2 हमारा क्या है? एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस है। यहां पे लिख देते हैं। सबको समझ में आ गया एपी का क्या मतलब है? एपी के अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी और एक कॉमन डिफरेंस होगा। नेक्स्ट टर्म हमारी कॉमन डिफरेंस प्लस फर्स्ट टर्म हो जाएगी। थर्ड टर्म हमारी कॉमन डिफरेंस प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगी। आई होप इतनी डेफिनेशन सबको एपी की आती होगी। हम आगे चल के कुछ और एपी देख लेते हैं, एपी कैसी होती है। क्या ये एक एपी है? देखते हैं। 4 - 1 3 होता है, 7 - 4 भी 3 होता है, 10 - 7 भी 3 होता है और 13 - 10 भी 3 होता है। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस था टर्म्स के बीच में, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, ये सब इक्वल आ रहे हैं। और क्या आ रहे हैं? ये कांस्टेंट भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये सीरीज कैसी है? ये सीरीज एक एपी है। सबको समझ में आ गया ना? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल और कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए ये सीरीज एपी है। चलो नेक्स्ट सीरीज देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस हमारा 6 है। देख सकते हो आप, यहां भी 6 आ रहा है, ये माइनस करके भी 6 आ रहा है, 20 - 14 भी 6 आ रहा है। तो ये भी एक एपी है। तो आई होप एपी का मीनिंग सबको क्लियर होगा। अभी तक हमने क्या देखा है? एपी का मीनिंग क्या होता है। जिसको भी समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि एपी क्या होता है अब तक। आओ आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमें एपी में क्या पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है जनरल टर्म ऑफ एन एपी या फिर एनएच टर्म ऑफ एन एपी। इसका मतलब ए एन, सपोज करो कोई एपी की टर्म है, जैसे मैं फर्स्ट टर्म बोल रहा था, सेकेंड टर्म बोल रहा था। सपोज करो एनएच टर्म को मैंने ए एम बोल दिया। वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। सब इस फॉर्मूला को यही याद कर लेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। तो NH टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। राइट द nth टर्म ऑफ द सीरीज दिस। इस सीरीज की मुझे nth टर्म लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? 1 होगी। तो a की जगह मैंने लिख दिया 1, n की जगह मैं n ही लिखता हूं क्योंकि nth टर्म ही निकालनी है, और d की जगह क्या लिखूं? 3। तो यहां से कितना आ गया? 3n - 3, 3n - 2। तो nth टर्म आ गई 3n - 2। यही इस एपी की nth टर्म हो जाएगी। तो आई होप सबको एपी का मीनिंग और nth टर्म समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। शो दैट द सीक्वेंस दिस इज नॉट एन एपी। हमें बताना है कि ये एपी नहीं है। तो हमें ए एन दे रखा है, मतलब इसकी क्या दे रखी है? हमें गिवन क्या है? एनएच टर्म गिवन है। रीराइट कर लेते हैं एक बार एनएच टर्म को। ए एन इज इक्वल टू 2n² + 1। अब मैं n की जगह अगर 1 डालूंगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी ना। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या होगी? 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3। मेरी सेकेंड टर्म क्या होगी? 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 × 2 8 प्लस 1 9। तो मेरी सेकेंड टर्म हो जाएगी 9। थर्ड टर्म क्या होगी? 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 × 2 18 प्लस 1 19। तो आपको ये एपी दिख रही है? मेरे को तो नहीं लगता ये एपी है, क्योंकि a2 - a1 कितना आ रहा है आपका? 9 - 3 6 आ रहा है। और a3 - a2 कितना आ रहा है? 19 - 9। 19 - 9 कितना होता है? 10 होता है। तो यहां a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2 आ रहा है।
इसका मतलब कोई कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है ना। एक डिफरेंस हमारा 6 आ रहा है, एक डिफरेंस हमारा 10 आ रहा है, तो क्योंकि यहां पे जो कॉमन डिफरेंस था d था इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। सबको समझ में आ गया हमने कैसे प्रूफ किया? ये पेपर में लिख के आना बहुत जरूरी है, इसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अब हमें बताना है कि एंड अगर ऐसा कुछ गिवन है तो वो एपी होता है। तो सेम चीज करते हैं, एन को पहले 1 डाल देते हैं, एन को 1 डालेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 5 9 आएगा। एन को 2 डालेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 5 8 प्लस 5 13 आएगा। जब एन को 3 डालेंगे तब 17 आएगा। जब एन को 4 डालेंगे तो 21 आएगा। तो हमारी सीरीज कैसे बन रही है, एक बार सीरीज लिख लेते हैं कैसी बन रही है। सीरीज बन रही है 9 13 17 21 एंड सो ऑन। यहां पे कॉमन डिफरेंस चेक करो, जरा चेक करो कॉमन डिफरेंस। यहां पे 4 आ रहा है ना, यहां पे भी 4 आ रहा है, यहां पे भी कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस था वो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है 4। इसका मतलब ये एक एपी है, ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म थी 9 और कॉमन डिफरेंस था 4। समझ गए ना एपी कैसे डिफाइन हो गई है? ये एपी क्यों हुई? क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म तो 9 आई और इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहा? 4 रहा। तो जो भी ऐसी सीरीज होगी जिसका nth टर्म, जिसकी nth टर्म इस फॉर्म की होगी उसको हम एपी बुलाएंगे। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा कि हम nth टर्म से जज कैसे कर सकते हैं कौन सी सीरीज एपी है और कौन सी सीरीज एपी नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द nth टर्म ऑफ एन एपी कैन नॉट बी n स्क्वायर प्लस 1, जस्टिफाई योर आंसर। ये तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही नहीं है थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हमने फर्स्ट टर्म निकाली, सेकंड टर्म निकाली, थर्ड टर्म निकाली और उसके बाद हमने ये दिखा दिया और फिर हमने बोल दिया इट इज नॉट एन एपी। हमें सेम चीज करनी है यहाँ पे इस एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ये एपी नहीं आ रही ना आपकी, ये एपी नहीं आनी चाहिए, ये एपी नहीं होगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म तो हमें दिख ही रही है, फर्स्ट टर्म तो इस सीरीज की 0 है। और कॉमन डिफरेंस क्या है? अब ध्यान से देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। क्या आ रहा है? a3 माइनस a2 करके देखते हैं, चलो। -6 माइनस ऑफ -3, ये हो गया -6 प्लस 3 -3। -3 हमारा कॉमन डिफरेंस है और 0 हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इनमें से, इन चार में से कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है, ये बताना है हमें। तो फर्स्ट देखते हैं, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for the additional kilometer। मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए, अच्छा फर्स्ट पार्ट देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना था? ₹15। और उसके आगे के किलोमीटर, एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना था? एडिशनल किलोमीटर के लिए था ₹8। तो इसका इक्वेशन कैसा बन जाएगा? 15 प्लस 8x, वेयर x इज एडिशनल किलोमीटर्स, है ना? तो ये एपी होगी या नहीं? ये इसकी nth टर्म आ गई कि नहीं? ये इसकी xth टर्म आ गई। इसको nth टर्म जैसे कैसे लिख सकते हैं? 8n। ये इसकी nth टर्म आ गई ना। तो अब ये एपी है कि नहीं, ये जज करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से a1 निकालेंगे। a1 कितना आएगा? 23। और a2 निकालेंगे। a2 कितना आएगा? 31। a3 निकालेंगे। a3 कितना आएगा? 24, 39। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 8 का आ रहा है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। दिस इज एन एपी।
तो फर्स्ट पार्ट में वो एपी बनेगा, दिस इज एन एपी। सबको समझ में आ गया ये फेयर वाला एग्जाम्पल एपी कैसे था? ठीक है, यहां पे सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब क्या दे रखा है हमें? सेकंड सिचुएशन में हमें बोल रखा है the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the remaining air in the cylinder at a time। तो क्या दे रखा है हमें? सपोज करो कि सिलेंडर के अंदर स्टार्टिंग में 100x एयर थी, ठीक है, रिमूव कितनी हो गई? 1/4 रिमूव हो गई, तो बची कितनी? 3/4 बची होगी। बची कितनी? 3/4 ऑफ 100x आफ्टर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सबको इतना समझ में आता है? उसके बाद इसकी 1/4 रिमूव हो गई होगी और बची कितनी होगी सिलेंडर के अंदर? इसकी 3/4, मतलब बची होगी 3/4 ऑफ 3/4 100x। इस स्टेप के बाद कितनी बची होगी? इसकी 3/4, मतलब 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब इंटू 100x। तो आप देख रहे हो ये एपी तो नहीं बन रहा, क्योंकि यहां पे कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, यहां पे एक कांस्टेंट चीज मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये एपी नहीं है, इसको हम जीपी कहते हैं, जिसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट एन एपी। दिस इज अ जीपी। जीपी क्या होता है? जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिसको भी जीपी में डाउट है उसको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में लिख के आना पड़ेगा सिर्फ दिस इज नॉट एन एपी। ये सब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। ठीक है, हम आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each of the subsequent meter। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट जैसा ही हो गया, तो ये एपी आया था। सेकंड पार्ट हमारा एपी नहीं आया था, ये भी हमारा एपी आएगा, क्योंकि यहां पे इक्वेशन कैसी बनेगी? 150 प्लस 50n। समझ गए ना? एक कांस्टेंट चीज प्लस होती रहेगी, 50 यहां पे कॉमन डिफरेंस होगा, इसीलिए ये भी एपी आएगा। और लास्ट वाला देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 10,000 रुपए बैंक में दे दिए, इस पे 8% का इंटरेस्ट लगा और आपको वापस मिल गया वो, तो इसका 8% कितना होता है? 8% ऑफ 10,000, 800 रुपए और मिल गए। तो फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास कितने रुपए आ गए? आपके पास आ गए 10800 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, जो प्रिंसिपल था उस पे तो इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो सेकेंड ईयर के बाद देखो क्या सीन होगा। सेकेंड ईयर के बाद जो 8% है वो आपका 10800 पे लगेगा, समझ रहे हो आप? और फिर सेकेंड ईयर के बाद टोटल पैसे कितने बचे होंगे आपके पास? प्लस 10800। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कुछ ऐसा। थर्ड ईयर के बाद जब आप सॉल्व करोगे आपके पास टोटल मनी कितना बचा होगा? इसका स्क्वायर इंटू 10800। तो आपको फिर से दिख रहा है कि एक कांस्टेंट चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ना कि ऐड हो रही है। इसका मतलब इट इज नॉट एन एपी। ब्रैकेट में लिख देता हूं जीपी। ये जीपी है लेकिन ये एपी नहीं है, इसका मतलब यहां पे भी हम लिख देते हैं ये भी एपी नहीं है। ठीक है, तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 12th टर्म निकालनी है, 24th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले 12th टर्म निकालते हैं। तो a12 फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए क्या होती है फर्स्ट टर्म कितनी है 9 है हमारी, तो 9 प्लस एन कितना है 12, यही एन होता है। यहाँ पे हम ए एन लिखते थे ना, अब एन की जगह यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी एन की जगह 12 डाल देंगे। और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, आप नोटिस करोगे कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 डाल दूंगा, तो 9 प्लस 44 हमारी 12th टर्म आ जाएगी 53। ठीक है, अलग कलर से अब हम निकालते हैं 24th टर्म। तो सबको समझ में आ गया ना, ये a प्लस 23d हो जाएगा। a कितना है 9 प्लस 23 इंटू 4, 23 इंटू 4 कितना होता है 92, तो हमारी 24th टर्म आ गई 101। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं nth टर्म क्या होगी। nth टर्म होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 9 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 4, 9 प्लस 4n माइनस 4, ये हो जाएगी 5 प्लस 4n, ये हो जाएगी हमारी nth टर्म। तो आई होप अभी तक किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अभी तक हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसलिए किए थे ताकि आपको एपी की अच्छी तरह फील मिल जाए। जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा क्वेश्चन की डिफिकल्टी अपने आप बढ़ती रहेगी। अब हम बात करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। इसका मतलब अभी तक हमने क्या किया, 12th टर्म निकाल के दिखाओ, बट वो 12th फ्रॉम द बिगिनिंग थी। अगर आपको कोई बोल दे कि ऐसी सीरीज दे रखी है 1 2 3 4 100 तक जा रहा है ये, है ना, और आप मुझे लास्ट से 12th टर्म बताओ कितनी आएगी, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना देखते हैं क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें m दे रखी है, कॉमन डिफरेंस d है और फर्स्ट टर्म a है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड will be equal to the m minus n plus first term from the beginning। समझ रहे हो आप? अगर जिसको भी समझ नहीं आया उसको क्वेश्चन के एप्लीकेशन से समझाता हूं मैं। हमें निकालनी है 6 टर्म फ्रॉम द एंड, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले a पता होना चाहिए, a हमारा 17 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा -3 है, क्योंकि आप देख सकते हो -3 है ना कॉमन डिफरेंस। a2 माइनस a1 कितना आ रहा है 14 माइनस 17 -3 आ रहा है ना। अब m भी पता होना चाहिए, m क्या था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें दे नहीं रखी, आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो है नहीं, कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम ऐसे निकालेंगे, -40 इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, -40 इज 17 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, -57 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कितना आता है 19, तो n आ गया 20। तो ये जो लास्ट टर्म थी हमारी, ये हमारी कौन सी टर्म रही होगी 20th टर्म रही होगी। तो टोटल टर्म्स कितनी है 20 है, तो m हमारा आ गया 20। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 6 टर्म फ्रॉम द एंड बताना है। 6 टर्म फ्रॉम द एंड किसके इक्वल होगा, m प्लस नहीं सॉरी m माइनस n प्लस फर्स्ट टर्म के। m कितना था हमारे पास 20 था, n कितना है, n हमारे पास 6 है, तो यहां 6 डाल देते हैं, और प्लस 1, तो ये कितना आ गया। अच्छा, ये टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सबको याद है ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। ये कितना आ गया, ये आ गया 15, तो 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। 6 टर्म फ्रॉम द एंड का क्या मतलब है, 6 टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब है 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। सबको समझ में आ गया। 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे निकालते हैं, a प्लस 14d। a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 17 है, 14 इंटू -3, 14 3 जर कितना होता है 42, तो 17 माइनस 42, 42 माइनस 17 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा -25। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप सबको nth टर्म फ्रॉम द एंड का भी मतलब समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं।
विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 95। ठीक है, ऐसा तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो गया ना हमारे लिए। 95 इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 95 इज a कितना है -1, n माइनस वन, एन ही तो निकालना है हमें, एन ही तो निकालना है कि ये कौन सी टर्म है, 95 कौन सी टर्म होगी, और d क्या होगा यहाँ पे, d हो जाएगा 4। ठीक है, तो 96/4 इज इक्वल टू n माइनस वन। इसको जरा काटते हैं, 2 जार 4 जार, n इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगी हमारी 25th टर्म। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस दिस। सेम क्वेश्चन, सेम लॉजिक, हमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 111 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का है, तो 111 माइनस 3 108 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ये आ जाएगा 3 जार और 6 जार, तो n इज इक्वल टू 37। तो ये कौन सी टर्म होगी, ये 37th टर्म होगी हमारी एपी की। ठीक है, 9th क्वेश्चन भी हो गया। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी सेम। आओ इसकी nth टर्म लिखते हैं सबसे पहले। इसकी an क्या होगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a कितना है 1, n माइनस वन इंटू 6, तो 1 प्लस 6n माइनस 6, तो 6n माइनस 5, ये इसकी आ गई nth टर्म। इसकी nth टर्म लिख लेते हैं, इसकी nth टर्म लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 69 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस वन, 69 माइनस एन प्लस वन, 70 माइनस एन। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा n होगा जहां पे ये वाला an और ये वाला an सेम हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सा n होगा, ये निकालने के लिए हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। 6n माइनस 5 इज इक्वल टू 70 माइनस n, 75 इज इक्वल टू 7n, n इज इक्वल टू 75/7। 75/7 नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, नहीं, ये तो एक रैशनल नंबर है, यहां लिख देते हैं। ये तो पी बाई क्यू फॉर्म का है, ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो रैशनल नंबर है। एज n इज नॉट अ होल नंबर, ऐसी कोई n की वैल्यू नहीं होगी जहां पे इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म सेम होगी। ठीक है, तो यहां इसको लिख ही देते हैं, अंग्रेजी में इस कलर से लिखते हैं, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ n फॉर विच द nth टर्म्स आर इक्वल। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। अगर n हमारा एक होल नंबर आ जाता तो उस n पे इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल हो जाती, पर क्योंकि n होल नंबर नहीं आया, एक रैशनल नंबर आया है, इसीलिए देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ n फॉर विच द nth टर्म आर इक्वल। ठीक है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मिडल टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी। अगर n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ऑड होती है, सपोज करो 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होता है, 2 होता है। वो हम निकालते कैसे हैं, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 आता है ना। वैसे ही अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म किस पे लाई करेगी, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म ही हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। लेकिन जब हमारा n इवन है, अब n इवन है हमारा, है ना, n इवन है, सपोज करो 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो यहां पे मिडिल वैल्यू 2 पे आएगी ना, सेकेंड और थर्ड टर्म हमारी मिडिल टर्म होती है। तो n इवन है तो हमारी 2 वैल्यूज आएंगी मिडिल टर्म की। वैल्यूज क्या क्या होंगी वो, n/2 h टर्म एंड
n/2 प्लस फर्स्ट टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, सब इसको याद कर लो। याद हो गया? स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम इस पे सीधा क्वेश्चन देखते हैं। अब फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस। अब मुझे नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है, तो सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालता हूं। 216 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? 6 है। d कितना है? 7 है। यहां से ये कितना हो जाएगा? 210 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा 30, n इज इक्वल टू 31। ये क्या आ रही है हमारी? n हमारी ऑड आ रही है। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या था? मिडिल टर्म का फॉर्मूला था n प्लस 1/2, n प्लस 1/2th टर्म ही हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। तो कितना होगा? 31 प्लस 1/2 16th टर्म ही हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। 16th टर्म कैसे निकालेंगे? a16, ये निकल जाएगा a प्लस 15d से। a कितना है? a 6 है, तो 6 प्लस 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 कितना होता है? 105 प्लस 6 111। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी इस सीरीज की? 111। ठीक है, इस केस में देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं दे रखी, तो 241 इज इक्वल टू n, सॉरी n लिख रहा हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? 7, d कितना है? 6 है इस बार d। 241 तो 234 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 3 और 9 n इज इक्वल टू 40। तो n कैसी आ रही है? n इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है हमारे पास दो मिडिल टर्म आती है। एक तो होती है n/2 एंड n/2 प्लस फर्स्ट टर्म। तो n/2 क्या होगी? 20th टर्म, और एक अगली टर्म तो 21st टर्म। तो 28th टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 19d से। तो a कितना है हमारे पास? 7 प्लस 19 इंटू 6, 19 इंटू 6 कितना होता है? 4511 प्लस 7, तो एक हो जाएगी 121 और एक इसके नेक्स्ट ही होगी, तो वो हो जाएगी 127। तो ये दो हमारी मिडिल टर्म होंगी, ये दो हमारे आंसर है। आई होप सबको ये मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। कंसिडर द एपी दिस, शो दैट ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द अबव एपी इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, हमें इसकी सबसे पहले मिडिल टर्म चाहिए, तो हम इसकी मिडिल टर्म निकालते हैं। तो 302 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबको समझ में आ रहा है ना? अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि ये सारे इजी क्वेश्चन है। n हमारा 101 आ रहा है, मतलब ऑड है, ऑड है ना, ऑड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मिडिल टर्म क्या होगी? n प्लस 1/2th टर्म ही हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी हमारी? 102/2, 51st टर्म ही हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी, है ना। तो a51 कैसे लिखेंगे? a प्लस 50d। a कितना है? 2, 152 आ गई। 152 ही हमारी क्या है? मिडिल टर्म है। अब हमें बोला क्या है? हमें बोला क्या है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। शो दैट ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, इसका ट्वाइस कितना होगा? 2 इंटू मिडिल टर्म, इसका ट्वाइस हो जाएगा 304। 304 इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यहां पे लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कितना दे रखा है हमें? 2 प्लस 302, ये आ गया ना 304। और ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म यहां मैं लिख देता हूं, मैंने क्या निकाला था? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म कितना आ रहा था? 304 आ रहा था, वो भी 304 आ रहा है, यही तो दिखाना था हमें। हो गया ना ये क्वेश्चन? आगे चलते हैं। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? अब ये सीक्वेंस को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सीक्वेंस को मिक्स फ्रैक्शन की जगह ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डाल देते हैं। 19 इंटू 4 कितना होता है? ये हो जाएगा 77/4, ये हो जाएगा 37/2,
ये कितना होगा 34, 68, 71/4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 कर लेते हैं। 77/4 माइनस 20 माइनस 3/4 का कॉमन डिफरेंस है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट में ही करूंगा क्योंकि ये सब बहुत इजी है। आप बच्चे 10th में आ चुके हो, अब ये सब चुटकियों में हो जाना चाहिए। अब हमें बताना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है। हमें तो पता ही नहीं है फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है, तो एक काम करते हैं, इसकी nth टर्म लिख लेते हैं जाके। इसकी nth टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसको नेगेटिव बुला देते हैं। ठीक है, तो 20 इज लेस देन 3/4 n माइनस 1, तो 80/3 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 83/3। ठीक है, इसको फर्दर यहां पे सॉल्व करता हूं मैं। 83/3 को काटते हैं, ये आ जाएगा 2 जार और 23 7 जार 27 पॉइंट समथिंग। तो n हमेशा 27 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा। इसका मतलब हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगी? जब n 28 है। हमारा आंसर हो गया 28th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा, मैं इसका मीनिंग समझाना चाहूंगा आपको। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जब भी 27 पॉइंट समथिंग से n बड़ा होगा, सारी की सारी टर्म्स नेगेटिव आएंगी, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई थी? ये कंडीशन लगाई थी। कंडीशन थी कि हमारी nth टर्म नेगेटिव आनी चाहिए। तो 27 पॉइंट समथिंग समथिंग से जब भी n बड़ा होगा, सारी टर्म्स नेगेटिव आएंगी। पर मैंने आंसर 28 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें बताना था फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगी, तो आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हम आगे चलते हैं। इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, ठीक है, mth टर्म ऑफ एन AP कैसे लिखेंगे? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 1/n, एंड nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म कैसे लिखेंगे? इज 1/m। शो दैट, हमें क्या शो करना है? शो दैट लिख देते हैं यहां पे। शो दैट हमें करना है AMNH टर्म इज 1। अब एक काम करते हैं, हमने क्या किया है थोड़ा समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें m दे रखा है, n दे रखा है, m इंटू NH टर्म की बात कर रखी है, वो उसको हमें 1 शो करना है। हमने खुद से लेट क्या क्या किया है? हमने लेट क्या क्या किया है? हमने लेट किया है कि फर्स्ट टर्म को हम a बुला देते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम d बुला देते हैं। ये चीज हमने खुद से लेट करी है ना, तो हमें इन दोनों को ही हटाना होगा, क्योंकि जो चीजें हम लेट करते हैं वो हमारे आंसर में नहीं आ सकती। सबको इतनी बात पता है ना? तो मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं। अब मैं लिख देता हूं सॉल्विंग 1 and 2। अब ध्यान से देखना मैं इन्हें सॉल्व कैसे करता हूं। पहले वापस लिख देते हैं दोनों इक्वेशंस को। अब मैं 1 - 2 कर रहा हूं, ठीक है, और 1 - 2 करने से मेरे को फायदा क्या हो रहा है? मेरा a हट रहा है, तो मैं 1 - 2 कर देता हूं। a से a कट गया, ठीक है, d कॉमन आ गया, m-1, और ये माइनस साइन के साथ आएगा। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है, 1/n माइनस 1/m। यहां से इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहां पे आ जाओ, सबको समझ में आ रहा है ना? यहां क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे, तो d m-1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक है, 1 से 1 कट गया, तो d कितना आया हमारे पास? d आ गया हमारे पास m-n अपॉन nm m-n। तो d आ गया हमारे पास 1/mn। 1/mn आ गया ना? d आ गया 1/mn। अब हमारी कोई भी एक इक्वेशन लिख देते हैं, पुटिंग दिस
या पुटिंग 3 बोल देते हैं, पुटिंग 3 इन 1, 1 क्या थी हमारी, 1 रिकॉल करते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, अब d की जगह क्या डालू, 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 बाय n, ठीक है। यहां से a निकल जाएगा, यहां से a निकाल देते हैं, 1 बाय n माइनस ऑफ m माइनस 1 अपॉन एम एन, m माइनस m प्लस 1 अपॉन एम एन। तो a कितना आ गया, a भी हमारा 1 अपॉन एन एम आ गया और d भी इतना ही आया था। अब हमें क्या शो करना था कि हमारी a m n टर्म 1 होगी, तो a m n टर्म निकाल देते हैं, a प्लस m n माइनस 1 इंटू डी, a कितना आया 1 अपॉन एन एम, एम एन माइनस 1 और ये भी आया 1 अपॉन एम एन, ठीक है। ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करें जरा, एम एन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एन एम, एन एम अपॉन एन एम, ये आ गया 1। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए कि हमने जो चीजें लेट करी होती है उन्हीं को ही हमें रिमूव करना होता है, क्योंकि उसमें हमारा आंसर नहीं आ सकता। तो जो चीजें मैं खुद से लेट करूंगा, जो चीज आप खुद से लेट करोगे, वो आपको सॉल्व करके, एलिमिनेट करके, सब्स्टिट्यूट करके रिमूव करनी होती है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? यही चीज शो करनी थी और ये हमारी यहां पे प्रूफ भी हो गई, ठीक है। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन 14 देखते हैं। m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी, लिखते रहते हैं साथ साथ, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी is equal to n times the nth term of an AP. Show that this term of the AP is 0. हमें इसको 0 प्रूफ करना है, ठीक है। आओ देखते हैं, फिर से मैं लेट कर रहा हूं कि अब मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म a है और मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, मेरा कॉमन डिफरेंस d है। ये मैंने खुद से लेट करा है, तो मैं इसको रिमूव करना चाहूंगा ना, ठीक है। m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जरा ब्रैकेट को खोल देते हैं, a m प्लस m माइनस 1 इंटू डी एम इज इक्वल टू a n प्लस n माइनस 1 इंटू डी एन। अब हर चीज को इधर ले आते हैं और इधर 0 बना देते हैं, तो मैंने इधर 0 बना दिया, यहां पे a कॉमन है, m माइनस n, यहां से d कॉमन निकालते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस क्या बचेगा, पूरा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक लाइन और लिखने में कोई नुकसान नहीं है, m स्क्वायर माइनस m माइनस एन स्क्वायर प्लस n, ठीक है। वापस लिखते हैं, यहां m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो m माइनस n m प्लस n बन जाएगा और माइनस 1 कॉमन निकाल के यहां पे m माइनस n आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? अब m माइनस n में सबसे कॉमन निकाल सकता हूं, तो नेक्स्ट पेज में मैं, सॉरी एक सेकंड, पेज ऐड कर लेता हूं। नेक्स्ट पेज में मैं m माइनस n इंटू ए था प्लस m माइनस n इंटू डी, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस n और a प्लस डी, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये चीज 0 होगी या तो ये चीज 0 होगी। देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, p q इज इक्वल टू 0। ये तभी 0 हो सकता है या तो p 0 या q 0 या p भी 0 हो और q भी 0 हो, है ना। ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं, इसके बाहर तो कुछ नहीं हो सकता ना।
अब ये इंटू ये 0 आ रहा है, हमें पता है ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि m और n अलग अलग इंटीजर थे, तो ये चीज 0 हो जाएगी। देयरफॉर a प्लस डी m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जरा ध्यान से देखना ये क्या है, ये ध्यान से देखना ये क्या है, ये हमारी a m प्लस nth टर्म ही तो है, और इसको हमने 0 प्रूफ कर दिया। ठीक है, सबको समझ में आया स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। दोनों से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे सबसे पहले, मतलब वो उसके एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए। इसका एलसीएम 10 आ जाएगा ना, तो सबसे छोटा नंबर कैसा होगा? सबसे छोटा नंबर 110 होगा। और सबसे बड़ा नंबर कैसा होगा इस एपी में? सबसे बड़ा नंबर 990 हो जाएगा। हमें पूछा था ऐसे कितने नेचुरल नंबर है बिटवीन दिस रेंज, वो कैसे निकालेंगे? 990 इज ए प्लस n माइनस 1, और d कितना होगा? 10 के गैप में ही चलेगी ना इसकी एपी, तो 10 हो जाएगा। तो यहां से 880 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 89 ऐसे नेचुरल नंबर होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 89। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है अभी तक लेक्चर? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रिलेशन की। तो अब मैं बताता हूं ये रिलेशन क्या है। ए बी सी एपी में है, तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस के इक्वल है। तो यहां से 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। 2 इंटू बीच वाली चीज इज इक्वल टू पहली प्लस तीसरी। ठीक है, और दो चीजों का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? ए और बी का अरिथमेटिक मीन सिंपली उनका एवरेज होता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी बोले आप अरिथमेटिक मीन निकाल के दिखाओ, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ 11 एंड 13 निकाल के दिखाओ, क्या होगा इसका अरिथमेटिक मीन? इन दोनों का एवरेज। ऑब्वियसली 12 आने वाला है आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। डिटरमाइन के सो दैट दिस एंड दिस आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। कैसे करेंगे ऐसे? सिंपली आप डी निकाल सकते हो। ठीक है, ये माइनस ये इज इक्वल टू ये माइनस ये कर दो, तो आपका के का आंसर आ जाएगा। या तो आप डी निकाल लो, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। हम ये लगा के देखते हैं। तो 2 इंटू बीच वाली चीज इज इक्वल टू पहली चीज प्लस तीसरी चीज। ये 12 हो गया, ये 4k स्क्वायर हो गया, ये 8k हो गया, और यहां पे इंटू 2 हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12। ये तो सेम नहीं आए, सॉरी। 2k इज इक्वल टू 0 आ गया, k इज इक्वल टू 0। यही इसका करेक्ट आंसर है। k इज इक्वल टू 0 होगा तभी ये तीनों टर्म्स एपी में होंगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि 3 टर्म्स एपी में है, तो आप उन 3 टर्म्स को कैसे लोगे? पहली टर्म को a ले लेना, नेक्स्ट टर्म को a प्लस डी ले लेना, और उससे पहले वाली टर्म को a माइनस डी ले लेना। ठीक है, ये तो 3 टर्म्स की बात आ गई। 3 टर्म्स आर इन एपी। लेकिन आपको बोला हो कि अब आप 4 टर्म्स लेके दिखाओ एपी में, तो आप कुछ ऐसे अज्यूम करना कि हमारी एक टर्म a प्लस डी है, एक a प्लस 3d है, एक a माइनस डी है, और एक a माइनस 3d है। ठीक है, इसका मतलब जब भी हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी होती है, तो कॉमन डिफरेंस हम d रखते हैं। पर जब भी हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी होती है, कॉमन डिफरेंस हम 2d रखते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है। ये करने से हमारा आंसर इजीली आ जाता है, आंसर इजी बन जाता है हमारा। ठीक है, वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है आंसर।
आई होप सबको ये याद रहेगा कि जब हम 3 टर्म्स लेते हैं तब हम ऐसे 3 टर्म्स अज्यूम करते हैं, जब हम 4 टर्म्स लेते हैं तब हम ऐसे 4 टर्म्स अज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and whose sum of squares is 120। अब हमें 4 नंबर एज्यूम करने हैं, तो हम 4 नंबर कैसे एज्यूम करते थे? हम एज्यूम करते थे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। इन सबका समीशन क्या है? इन सबका समीशन 20 है, तो सबको ऐड कर देता हूं। 20 लिख देता हूं, इस 3d से ये 3d कट गया, इस d से ये d कट गया, 4a इज इक्वल टू 20, a आ गया हमारे पास 5। ठीक है, इसको तो 1 बुला देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंड द सम ऑफ हु स्क्वायर्स इज 120, तो इनके स्क्वायर का सम, तो 5 माइनस 3d का स्क्वायर प्लस 5 माइनस d का स्क्वायर प्लस 5 प्लस d का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3d का स्क्वायर इज 120। इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 5 माइनस 3d का स्क्वायर दोबारा लिख देता हूं मैं, प्लस 5 माइनस d का स्क्वायर प्लस 5 प्लस d का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3d का स्क्वायर इज 120। 25 प्लस 9d स्क्वायर माइनस 30d प्लस 25 प्लस d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 25 प्लस d स्क्वायर प्लस 10d प्लस 25 प्लस 9d स्क्वायर और प्लस 30d इज इक्वल टू 120। ये माइनस 30, ये प्लस 30 कट गया और ये 10 भी कट गया। अब 25 कितनी बार है? 25 4 बार है। 25 4 100 होता है, 100 प्लस 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर 20d स्क्वायर, यहां आ जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो यहां से d स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं। जब भी हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले तो d हमारा प्लस माइनस 1 आता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आई थी? 5 आई थी, और एक बार d को प्लस 1 ले लेते हैं, एक बार d को माइनस 1 ले लेते हैं, और अब 4 टर्म लिख के देख लेते हैं। यहां पे 4 टर्म और यहां पे 4 टर्म। 4 टर्म कैसी आएंगे? 5 6 7 8, या फिर हमारी 4 टर्म क्या हो जाएंगी? ये थोड़ी होंगी हमारी 4 टर्म्स, ये थोड़ी होंगी। हमारी टर्म्स कैसी थी? हमने टर्म्स कैसे अज्यूम करी थी? याद करते हैं हमने टर्म्स कैसे अज्यूम करी थी। हमने टर्म्स अज्यूम करी थी a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 3d, है ना? एक सेकेंड, ये थी हमारी 4 टर्म्स। अब a प्लस डी 6 होगा, ये 4 होगा, यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 8 आ जाएगा, यहां पे 8 6 4 2 आ जाएगा। हमारी टर्म सेम ही आएंगी, हमारा आंसर सही है बिल्कुल। ये मत सोचना कि डी की 2 वैल्यू आई हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 6 4 एंड 2, ये हमारी 4 टर्म्स होंगी। हम आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। 4 पार्ट्स एपी में लेने हैं, तो हम टर्म्स कैसी लेंगे? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ली थी, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इनका प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7/15। तो ये तो फॉर्मूला लग जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15, और हमें डिवाइड 32 को करना है ना? तो मतलब इन सब का एडिशन क्या आना चाहिए? इन सब का एडिशन 32 आना चाहिए। तो 4a इज इक्वल टू 32,
तो a कितना आ गया, a तो 8 आ गया हमारे पास, तो यहां पे डाल देते हैं 8। तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर वेयर a इज 8 इज इक्वल टू 7/15। तो 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 64 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा 4 और डी आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 2। अब d प्लस माइनस 2 आ गया और a 8 था और हमारी टर्म्स कैसी थी, अच्छा a हमारे पास 8 है, एक बार प्लस 2 ले लो, a हमारे पास 8 है, एक बार माइनस 2 ले लो, है ना। और हमारे पास टर्म्स कैसी थी, a प्लस डी, a माइनस डी, a माइनस 3d, a प्लस 3d, है ना। तो a प्लस डी 10 आ जाएगा, a माइनस डी 6 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 14 आ जाएगा और यहां पे सेम आएगा 14 10 6 8, बस सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। तो आई होप सबको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। इनको ऐड करके देख लो 32 आ रहा है ना। तो हमने 32 को ऐसे एपी में डिवाइड करा है जिनके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 7/15 आएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया। हम आगे चलते हैं। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। अब कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं। तो आपको लगेगा हमें वैसे ही अज्यूम करना है। कैसे अज्यूम करना है, आपको लगेगा हमें इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही अज्यूम करना चाहिए, है ना। पर मैं इस क्वेश्चन में ऐसे अज्यूम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कॉमन डिफरेंस कितना है। यहां ऐसे हमें तब लेट करना होता है, ऐसा अजम्पशन हमें तब लेना होता है जब हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता होता। जब हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो मैं फर्स्ट एंगल को x ले लेता हूं, नेक्स्ट एंगल को x प्लस 10 ले लेता हूं, फिर x प्लस 20 ले लेता हूं, फिर x प्लस 30 ले लेता हूं। और क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। 4x, अच्छा ये प्लस है, 4x इज इक्वल टू 360 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, ये कितना बनेगा 300, 4x। तो x इज इक्वल टू 300/4। 300/4 कितना आता है, 300/4 होता है 75। हमें क्या निकालना था, फाइंड द एंगल्स। एक एंगल 75 है, फिर 85, फिर 95, फिर 105। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स। अब हमें यहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं पता, लेकिन हमें ये चीज पता है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। तो यहां पे मैं मान लेता हूं ऐसे वाला मान लेता हूं और लगा देता हूं ग्रेटेस्ट एंगल इज 2 टाइम्स द लीस्ट एंगल, है ना। या फिर अगर मैं ऐसे वाला ना मानूं, अगर मैं सिंपल वाला मानूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। देखो देखो मैंने क्या सोचा, क्योंकि हमें यहां एक कंडीशन दे रखी है, तो मैं 3 एंगल्स मान लेता हूं, x प्लस डी, x प्लस 2d, और ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू 2d आ गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और x प्लस डी प्लस x प्लस 2d 180 डिग्री इसके बराबर होगा। ASPT, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, इतना तो सबको पता होगा। तो 1 2 3, 3x प्लस 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की जगह में 2d डाल देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 6d, 6d प्लस 3d 9d, 9d इज इक्वल टू 180 डिग्री, d इज इक्वल टू 20 डिग्री। d आ गया हमारे पास 20 डिग्री। अब d 20 डिग्री है तो x कितना आ गया, x 2d है तो x आ गया 40 डिग्री। तो 40, 60 और 80 डिग्रीज हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा मैंने इसको कैसे सॉल्व करा है। मैं स्टार्टिंग में कैसे लेट कर रहा था, अच्छा मैं स्टार्टिंग में कैसे लेट कर रहा था उससे भी आंसर आ जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में
उस मेथड से करके बताना कि अगर मैं a माइनस डी ए और a प्लस डी कर लेता, आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन मुझे ज्यादा इजियर सोच के ये लगा, इसलिए मैंने ये वाला लगा दिया। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल मेरे पास 30 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला के ऊपर है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आई होप सबको बहुत ही मजा आया हो। जिस जिसको भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू।